तो हमको IUPAC नेम्स बताने हैं। इसमें पहला दे रखा है CONH3 का होल टेट्रा है, इसमें H2O और आपका ClCl2। तो देखो भाई, IUPAC नेम को निकालते समय सबसे पहले आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालिए। तो संकुल के ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ पर क्लोरीन -1 बनाता है, तो हमको पता है कि क्लोरीन -2 बनाएगा और इस संकुल के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। तो यहाँ से यहाँ तक के सॉल्यूशन से हमको पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। तो इसको अपन X मान लेते हैं। हमको पता है अमोनिया का जो वैलेंसी है वो 0 होती है, और ऐसे ही हमको वाटर का पता है, इसका वैलेंसी भी 0 होती है, और क्लोरीन का हमको पता है -1 होती है। तो ये बराबर हो जाएगा +2 के। तो x + 0 + 0 - 1 = +2। तो x = हो गया आपका +3। तो यहाँ जो कोबाल्ट है वो आपका 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। अब देखो, यहाँ 3 लिगेंड्स दे रखे हैं, 1 2 3। तो इसका नाम होगा एमीन, और H2O का नाम होगा एक्वा, और जो क्लोरीन है उसका नाम होगा क्लोरिडो या क्लोराइडो। ठीक है ना, ये 3 नाम होंगे। तो हमको IUPAC नामकरण करते समय अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर का ध्यान रखना है कि A पहले आएगा, B बाद में आएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा एमीन का नाम, फिर एक्वा का नाम, फिर क्लोराइड का नाम। तो हम हमेशा जो आपका पॉजिटिव होगा उसका नामकरण पहले करेंगे, नेगेटिव का नामकरण हमेशा बाद में करेंगे। तो पॉजिटिव यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेट पहले होगा। तो यहाँ कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं, इसलिए नाम होगा टेट्रा एमीन, फिर आ जाएगा एक्वा क्लोरिडो, और कोबाल्ट हमारा यूं की त्यों लिखा जाएगा कोबाल्ट, और इसकी बैलेंसी को अपन रोमन में दिखाएंगे। और फिर क्या आएगा हमारा? क्लोराइड। तो बेटा जी इसका ये नाम होगा। इसी की तरह देखो दूसरा वाला है, ये दे रखा है आपका CrCl2En2, और ये हो गया आपका Cl-, और ये आपका हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्रोमियम की वैलेंसी निकाल लेते हैं अपन, X मान लेते हैं इसको। और जो हमको पता है क्लोरीन -1 बनाता है, 2 क्लोरीन दे रखे हैं, और जो एथिलीन डाइएमीन है यानी EN है उसकी वैलेंसी 0 होती है। ये हो जाएगी बराबर +1 के। तो ये हो जाएगा X - 2 + 0 = 1। तो ये हो जाएगा X = 3। तो यहाँ जो क्रोमियम की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी क्रोमियम 3+। ठीक है। तो एथिलीन जो EN है उसको अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। ठीक है जी। तो इसके नाम में ही डाई आ रहा है, इसलिए डाई ट्राई शब्द का इस्तेमाल अपन यहाँ नहीं करेंगे। और जो क्लोरीन है वह हम बोलते हैं क्लोरिडो। तो IUPAC के अकॉर्डिंग C पहले आएगा, E बाद में आएगा। तो इसका नामकरण लिखते समय अपन क्या लिखेंगे कि डाई क्लोरिडो विस वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ डाई दे रखा है, विस, और फिर ब्रैकेट डाल देंगे एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम 3rd, और मैं क्लोराइड को यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एक ही सीट में लिखना है क्लोराइड। ये इसका नाम होगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है कि व्हाट इट मीन्ड बाय द रेट लॉ, कि रेट लॉ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि रेट लॉ क्या है। तो देखो, मान लो कि कोई भी रिएक्शन है जो A + B से C और D बना रही है, तो टाइम t पर इसके कुछ मोल्स होंगे, मान लेते हैं X, इसके कुछ मोल्स होंगे Y, और ये बने नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो इसके मोल्स घटेंगे और इसके भी मोल्स घटेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, जो रिएक्टेंट्स है उनकी सांद्रता में यानी कंसंट्रेशन में हमको कमी देखने को मिलती है, और ऐसे ही जो हमारा प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन में हमको वृद्धि देखने को मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है उसकी जो रेट है वह डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर।
ठीक है ना। और कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यह उसका बताता है ऑर्डर, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर m जो इसका ऑर्डर है और b की पावर n, और जब अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ये बन जाएगा k a की पावर m एन b की पावर n। यही हमारा रेट लॉ होता है, ठीक है जी। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो इस प्रोपोर्शन को हटाने के बाद आता है। और ये बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो अपन आर्हेनियस इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है ना। तो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आगे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट एस इन्वर्स दे रखी है, मोल इन्वर्स, लीटर इन्वर्स दे रखी है, इन दोनों के आप यूनिट्स बताओ। तो देखो इसके लिए जो अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कि कंसंट्रेशन 1 माइनस एन और टाइम इन्वर्स, ठीक है जी। तो पहला दे रखा है आपको एस इन्वर्स। अगर आपको इसको जीरो करना है तो यहाँ एन की वैल्यू 1 ले लें अपन। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ कंसंट्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा। बोलो भैया 1 माइनस 1, ठीक है ना। कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ टाइम की जगह दे रखा है सेकेंड इन्वर्स, टाइम इन्वर्स है ना। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन की पावर 0 और सेकेंड इन्वर्स, तो ये बचा सेकेंड इन्वर्स। तो हमको जो ऑर्डर मिला वो हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सेकंड में उसने दे रखा है मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, ठीक है जी। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख लूँ, लीटर पर मोल सेकंड। बोलो जी। अब यहाँ जो हम कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, ठीक है। तो हमको इसको उल्टा लेकर आना है। कैसा लेकर आना है, उल्टा लेकर आना है। तो हम यहाँ n की वैल्यू -1 रख दें। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ -1 ले लूँ, कंसंट्रेशन की पावर -1 कर दूँ, तो ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ देखो k बराबर कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इन्वर्स, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस -1, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन उल्टा हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया, सॉरी, इसको अगर मैं 2 कर दूं तो ये उल्टा आ जाएगा, -1 हो जाएगा, -2। तो एक कंसंट्रेशन की जो पावर है वो आ गई -1 और ये जो टाइम आएगा इसकी पावर आ गई -1। तो कंसंट्रेशन -1 क्या होगा हमारा, मोल इन्वर्स लीटर, और ये हो गया सेकेंड इन्वर्स। इसलिए जो n की वैल्यू है वो हमने यहाँ रखी थी 2। कितनी रखी थी, 2। तो इसका जो ऑर्डर है वह हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन दे रखा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें दे रखा है 8 MnO4 माइनस 3S2O3 माइनस S2O। ऐसी रिएक्शंस में आपको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इस रिएक्शन में MnO4 माइनस हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और S2O2 माइनस ये हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करता है, ये सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा, यानी कि खुद की जो पावर होगी वो +7 से +4 हो जाएगी, यानी कि खुद का तो रिडक्शन कर लेगा लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडेशन कर लेगा। ऐसे ही ये सामने वाले का तो रिडक्शन करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा। तो देखो भैया केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो अपन पहली रिएक्शन को ले लेते हैं। रिएक्शन दे रखी है 8 MnO4 माइनस प्लस 3S2O3 2 माइनस गोज फॉर, इसमें प्लस S2O और है, और यहाँ क्या बनेगा, ठीक है जी। तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Mn को ले लेते हैं। यहाँ Mn हमें पता है MnO4 माइनस दे रखा है कि यहाँ पर जो Mn है इसकी जो बैलेंसी है, बैलेंसी फाइंड आउट करो कि Mn की जो बैलेंसी है वो कितनी होगी,
MnO4 माइनस जो हमारी बैलेंस ही बना रहा है, इसको मान लेते हैं x प्लस -2 का 4 और यहाँ ऊपर से आ गया -1, तो ये हो गया x माइनस 8 इजक्वल टू -1, तो x इजक्वल टू आ गया 7। यहाँ हमारा जो Mn है वो +7 बनाकर बैठा है और हमको पता है कि ये Mn +4 के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये जाएगा Mn +7 से Mn 4+ के अंदर, कहाँ जाएगा, Mn 7+ से Mn 4+ के अंदर। तो जब ये 7 से 4 के अंदर टूटेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ देखो S2O3 2- दे रखा है, ठीक है। तो S की बैलेंस ही निकालो 2x और ऑक्सीजन -2 बनाता है तो -6 हो गया, -2, तो 2x इक्वल टू हो गया 4, तो यहाँ x की जो पावर है आई है वो आई है 2, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा S2+ बनाकर बैठा है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो S6+ बनाएगा, क्या बनाएगा, X6+ बनाएगा, और जब ये X6+ बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा और ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो यहाँ 2 से 6 में जाना इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या 7 से 4 में जाना इसका रिडक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हों। तो ये हो जाएगा 4Mn 7 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स गोज 4Mn 4+, और ये हो गया 3s2 प्लस गोज 4 3s6 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ Mn कितने दे रखे हैं, O4 दे रखे हैं, 4 Mn दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर दे रखा है S2O3, तो यहाँ सल्फर S2O3 फॉर्म में है, तो इसको S2O3 फॉर्म में चेंज करते हैं। S2O3 2- फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 6 के अंदर, क्योंकि यहाँ सल्फर हमारे कितने हो गए, दुगने हो गए। अब यहाँ क्योंकि हमने सल्फ़र की वॉल्यूम को दुगना कर दिया है, इसलिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी दुगने हो जाएंगे। यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब हम इसको इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गए 8MnO4- प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स गोज 8Mn4+, और जब ये Mn4+ बनाएगा तो ये कन्वर्ट होगा बेटा जी आपका MnO2 के अंदर। किसके अंदर, MnO2 के अंदर। अब देखो +4 बना लिया, यहाँ पर भी 24 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 24 इलेक्ट्रॉन, दोनों रिएक्शंस को क्लब कर दें, जोड़ दें। 8MnO4- प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3s2O3 2- गोज 8MnO2 प्लस 6SO4 2- प्लस 24 इलेक्ट्रॉन, तो 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितनी है, यहाँ 8 चौक 32 और 3 3 जा 9, यानी कि 41 ऑक्सीजन्स यहाँ हैं, और यहाँ कितनी है 16 प्लस 24 यानी कि 40 यहाँ हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो अपन इधर की तरफ पानी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 8MnO4- प्लस 3s2O3 2- प्लस वाटर। अब ऑक्सीजन हो गई 42 और यहाँ कितनी है 40, तो बेटा जी ये हमारा बन जाएगा 2OH-, ठीक है। यही आपकी बैलेंस रिएक्शन है। देखो किताब के अंदर ये 5-6 स्टेप्स में दे रखी है, आपको सिंपल फॉलोइंग पता होना चाहिए। दोनों तरफ से पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद में आपको एटम्स बैलेंस करने हैं। तो देखो यहाँ पहले मैंने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस किए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद में मैंने एटम्स बैलेंस किए। एटम बैलेंस करने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि Mn+4 में किस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में लास्ट में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन फालतू थी तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब इसको क्रॉस चेक कर लो, यहाँ 8 Mn है, यहाँ भी 8 Mn है, Mn कंप्लीट। यहाँ ऑक्सीजन 42 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 42 है, 42 कंप्लीट। यहाँ 6 सल्फर्स हैं, यहाँ पर भी 6 सल्फर्स हैं, सल्फर कंप्लीट। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, कंप्लीट। रिएक्शन इज बैलेंस। सेकेंड वाली रिएक्शन आपकी दे रखी है बी में,
ये दे रखी है आपकी Cr2O7 माइनस प्लस 3SN2 प्लस 14H प्लस गोज फॉर बोट। पहली बात तो रिएक्शन दे रखी है आपकी एसिडिक मीडियम में, किस में दे रखी है, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा, सॉरी सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। और एसएन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सामने वाले का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो आप Cr2O7 माइनस में सबसे पहले Cr का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। Cr को x मान लेते हैं, तो ये 2s हो गया, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो ये हो गई 7, और यहाँ पर आ गया आपका -2, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, तो 2x बराबर हो गया आपका 12, x इज इक्वल टू आ गया 6। तो यहाँ Cr 6 प्लस में बैठा है, जो आपका Cr प्लस 3 बनाएगा। तो पहली बात तो हमको ये क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का रिडक्शन कर देगा, ठीक है ना। और Cr 6 प्लस से इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। यहाँ Sn2 प्लस में दे रखा है, तो Sn2 प्लस से अधिकतम ये Sn प्लस 4 में जा सकता है, और Sn प्लस 4 में जाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये 2 रिएक्शंस हैं, हाफ हाफ रिएक्शंस। अभी ना हम हाफ हाफ रिएक्शंस को आगे क्लब कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेता हूँ। ये दे रखा है Sn2 प्लस से ये जा रहा है Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये Cr 6 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपका जा रहा है Cr 3 प्लस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो, यहाँ 3 दे रखे हैं, यहाँ 2 दे रखे हैं, तो यहाँ अपन 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ अपन 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 2 Cr 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपका 2 Cr 3 प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 Sn2 प्लस, और ये हो गया 3 Sn4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो एटम्स कितने दे रखे हैं, Sn के कितने दे रखे हैं, Sn के यहाँ 3 ही हैं, तो Sn को चेंज नहीं करना। क्रोमियम के देखो, यहाँ क्रोमियम के कितने दे रखे हैं, क्रोमियम के यहाँ 2 ही हैं, और यहाँ पर भी क्रोमियम के 2 ही हैं, तो इनको एटॉमिक फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो दोनों के एटम्स भी बैलेंस हो गए और इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए, तो इसको अपन लिखते हैं Cr2O7 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गोज फॉर 2 Cr 3 प्लस, ठीक है। और ये तो आपका बैलेंस है ही है, ठीक है, Sn2 में ही दे रखा है। दोनों को क्लब करो, Cr2O7 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 Sn2 प्लस गोज फॉर 2 Cr 3 प्लस 3 Sn4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन से आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स कट गए। अब देखो ऑक्सीजन्स को बैलेंस करो, यहाँ कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं 7 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन को जब आप बैलेंस करोगे तो आप इधर की तरफ क्या जोड़ोगे, पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दें, कितने 7, बोलो भैया ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर देखो 14H प्लस काउंट हो चुके हैं, तो अपन इधर की तरफ क्या कर देते हैं, इधर की तरफ हम 14H प्लस को ऐड कर देते हैं, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एटम्स को काउंट कर लो, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, SN3, हाइड्रोजन 14, रिएक्शन इज बैलेंस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी क्वेश्चन करने में जब आप पेपर में करोगे तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 क्वेश्चंस हैं, एक ए है और एक बी है। द रियल कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो के की वैल्यू उसने ये दे रखी है। हाउ लॉन्ग will it take for the initial concentration from fall from 0.10 to 0.075। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले ए को देख लो। ए में जो वैल्यू गिवन है वो के की दे रखी है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 1 मिनट, मैंने यूनिट सही लिखी है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन A2P जा रही है टाइम 0 पर
इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो 0.10 मोल था और टाइम टी पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.075 मोलर रह गया। ठीक है, तो हमको पता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ए टी बराबर होता है ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन 0 पर, ठीक है, माइनस के टी। तो हमसे पूछ क्या रहा है वो, इसमें ये कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी कि टाइम वो हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। वो हिंदी में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, सीधा दे रखा है टाइम पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको टी निकालना है इसमें, तो ए टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.075, ए जीरो की वैल्यू दे रखी है 0.10 और के की वैल्यू दे रखी है 0.003 टी। ठीक है, तो आप इनको इधर की तरफ ले आओ, 0.075 माइनस 0.10 इजक्वल टू माइनस 0.003 टी। जब आप इसको इसमें से अरेंज करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस 0.25 0.025 1 सेकेंड। अरे यार 0.025, ठीक है, और ये भी माइनस के माइनस 0.003 टी, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 पॉइंट के बाद में 0 है तो ये 3 पॉइंट हट गया, इधर से भी पॉइंट हट गया, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 3t, तो t इज इक्वल टू हो गया 25/3, तो आंसर आया 8.33 सेकेंड। यही इसका आपका आंसर होगा। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी वाला क्वेश्चन कह रहा है द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर दे रखा है रिएक्शन का उसने जीरो, इसका मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट को जान रहा है कि उसने दे रखा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है। ठीक है, हमको पता है कि जो रिएक्शन होती है वो ये होती है N2 + 3S2। तो जब अपन इसका रेट लॉ लिखेंगे तो अपन लिखेंगे 1 - D, क्योंकि जो अमोनिया है उसके मॉलिक्यूल्स घटते चले जाएंगे, तो ये हो गया DNS3/dt। ये किसके बराबर होगा 1/1 DN2/dt के, और इसकी जो रेट होगी वह बराबर होगी 1/3 DS2/dt के। तो उसने K दे रखा है, K दे रखा है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जो हमारा K है वो किसके बराबर है, K हमारा बराबर है -D NH3/dt के। ठीक है ना, किसके बराबर है, इसके बराबर। पूछ क्या रहा है वो, N2 और S2 की प्रोडक्शन की रेट पूछ रहा है, तो एक एक करके निकाल लो। तो हमको पता है D N2/dt, इसके प्रोडक्शन की रेट क्या होगी 1/2, 1 सेकेंड इसको मिटाने दो, 1/2 और DNS3 को अपन बोलेंगे K, तो K की वैल्यू दे रखी है यहाँ 2.5 × 10⁻⁻⁴, तो ये जाएगी 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी 1/3 DS2/dt इज इक्वल टू 1/2 K, तो DS2/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 K। तो यहाँ K की वैल्यू रख दो, K की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.75 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इसके प्रोडक्शंस की रेट्स होंगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली आवश्यकता थी नहीं। नंबर 21 दे रखा है, और 21 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रीजन्स देने हैं इन ऑब्जर्वेशन के पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि हमारे पास ये है पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन
react with sodium hydroxide to give para-nitrophenol, whereas chlorobenzenes react with the same reagent at 623 Kelvin and 300 atm pressure to make the phenol। तो ये कह रहा है इस बात का रीज़न दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ये है और NaOH सेम रिएजेंट है। चलो इसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं। देखो जो हमारे पास क्लोरीन है उसके साथ लोचा क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड के चक्कर में ये वाला जो कार्बन है वो sp2 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और sp2 कार्बन होने के साथ साथ यहाँ पर पहला तो ये sp2 कार्बन हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तीसरी बात, इसके अंदर रेजोनेंस होगा, ठीक है। चौथी बात, यहाँ पर जो Cl है वह प्लस m ग्रुप की तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के अंदर पुश कर रहा है, तो ये प्लस m ग्रुप की तरह काम कर रहा है। और पांचवी बात, जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है यह हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, ठीक है। तो हमारी जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ होता क्या है कि जो OH माइनस है वह अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से ये Cl बाहर निकलेगा और OH आकर के यहाँ प्लेस होगा। तो बेसिकली इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग काउंट करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि OH माइनस अटैक करेगा और Cl लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से हट जाएगा। लेकिन जब इस Cl के ऊपर खराएंगे तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस तरीके से फिनॉल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है और हमको विगोरस कंडीशंस चाहिए। विगोरस कंडीशंस कौन सी? जैसे 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 atm का प्रेशर। जबकि हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ ये पॉसिबल क्यों हो रहा है? यहाँ ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि जो NO2 है वह -m ग्रुप की तरह काम करेगा और जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं जो यहाँ बढ़ रहा है, इस वाले कार्बन पर बढ़ रहा है, उस सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के चांसेस बनेंगे। NO2 इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनने के चांसेस होंगे और OH माइनस ईजिली यहाँ अटैक कर पाएगा, जिससे Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो NO2 ग्रुप का जो प्रीसेंस है एट पैरा पोजीशन, ठीक है, एट पैरा पोजीशन, ये रिएक्शन को फेवरेबल कर देता है। तो हम कहेंगे दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज ऑन पैरा पोजीशन फ्रॉम NO2 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर हमें को विगोरस कंडीशंस की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक से हो जाएगा, लेकिन इस वाले केस में हमको विगोरस कंडीशंस की आवश्यकता होगी। इट इज़ द रीजन क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, ठीक है जी। और कोई ज़्यादा इसका खास रीज़न है नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरोइथेन विद KCN इज प्रोपेन
नाइट्राइल वाइल AgCN इज एथिल आइसोसाइनाइड। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा गया है, डिफरेंट बोर्ड्स में इस क्वेश्चन को पूछते हैं। देखो भैया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि सर जब मैं CH3CH2Cl की रिएक्शन KCN के साथ कराता हूँ तो ये बना देता है CH3CH2CN, लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन AgCN के साथ करा दूँ तो ये बनाता है सर जी CH3CH2 आइसोसाइनेट। वाई व्हाट इज दिस कोलाबरी? तो बेटा जी ये आयोनिक होता है। कैसा होता है? आयोनिक। और ये कोवैलेंट है, सहसंयोजक है, कोवैलेंट है, ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट तो K प्लस और Cn माइनस में टूट सकता है, लेकिन Ag प्लस और Cn माइनस में ये नहीं टूटेगा, ये Ag प्लस और Cn माइनस में नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये KCN माइनस में टूटेगा तो जो माइनस चार्ज है वह कार्बन के ऊपर आएगा, ना कि नाइट्रोजन के ऊपर, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग ऐसा होगा, ये माइनस चार्ज कार्बन पर आएगा। तो इस कंडीशन में जो पार्शियल डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वहाँ से अटैक साइनाइड करेगा। कौन करेगा? साइनाइड। लेकिन AgCN तो भाई साहब कोवैलेंट बन चुके हैं और ये प्लस माइनस में टूट नहीं रहे, तो अब ले दे करके नहीं इस कंडीशन में बच क्या रहा है कि भैया ये तो देखो Ag के साथ में बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वह इसके पार्शियल पोजीशंस पर अटैक करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तब यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलता है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वह नाइट्रोजन के साथ बनता है, तो यहाँ आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको बेसिकली आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग को इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बोलो। ये कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, इतना दे रखा है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है? अपना KH, ठीक है। KH की वैल्यू इसने दे रखी है, लो सब KAH कितना दे रखा है फॉर CO2, ये दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। तो टेम्परेचर हमको दे रखा है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेम्परेचर की, फिर भी लिख देते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन CO2 इन 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर। तो इसमें जो मास दे रखा है, मास ऑफ सोडा वाटर, वो दे रखा है हमको 540 ग्राम, जो कि 540 ml के बराबर हो जाएगा। और जो मास ऑफ सोडा वाटर है, इसके अंदर जो प्रेजेंस है वह है CO2 की। ये कह रहा है व्हेन पैक्ड एट अ टेम्प, और जो प्रेशर है जिस पर इसको पैक किया गया है वो है 3.34 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ठीक है जी। अब पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल NCO2, ये पूछ रहा है हमसे। तो भैया सिंपल सा है, हम जानते हैं P इक्वल टू होता है KHC, ठीक है। यहाँ मोले कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं कि कंसंट्रेशन कितना है। तो कंसंट्रेशन के लिए P/KH कर देंगे। P की वैल्यू इसने दी हुई है, P की वैल्यू है 3.34 इंटू 10⁵ पास्कल्स, और इसकी वैल्यू दी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स। तो हमारा जो C है वो निकल कर आता है 2.10⁻³ मोल पर लीटर, T इंटू 1 सेकेंड 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है जी। अब करना क्या है, इसमें हमको वॉल्यूम पता ही है, वॉल्यूम कितना है 540 ml। 540 ml को मैं ऐसे लिख दूँ 0.540 इंटू 10⁻³ सॉरी 1 सेकेंड, इसको मैं किस में, लीटर में कन्वर्ट कर दूं, और जब लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिख दूंगा 0.50 लीटर्स। और हम जानते हैं C इक्वल टू होता है N/B, ठीक है। तो N बराबर हो जाएगा C × B। तो N यहाँ C दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम दे रखा है इसने 0 लीटर, और इसका यूनिट है मोल पर लीटर। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, मोल बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻³ मोल। इतने इसमें मोल होंगे। इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आपको इसका C पता होना चाहिए था, बस निकल जाता।
ठीक है। आप अगर कंसंट्रेशन की जगह आपने अगर मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आप मोलरिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कोई ख़ास बात नहीं है। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो यहाँ दिया ही हुआ है 540 ml, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्यूल सेल्स आर प्रिफर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देन थर्मल प्लांट्स। ठीक है, थर्मल प्लांट्स में क्या है कि दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है क्योंकि एनर्जी स्टोरेशन यहाँ दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, ये जो फ्यूल सेल हैं हमारे वो थर्मल प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी में बेहतर है। तो इसको आपको रीजंस देने हैं क्यों। इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी भूल गए हम। पहली बात तो हायर एफिशिएंसी, आप लिखोगे कि भैया जो फ्यूल सेल्स हैं उनकी हायर एफिशिएंसी होती है, इसकी एफिशिएंसी लगभग 70% होती है और थर्मल प्लांट्स की लगभग 30%, तो 40% का बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, जो फ्यूल सेल्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं, ठीक है ना, इनके अंदर के CO2, SO2 ऐसी जो हानिकारक गैसेस हैं वो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं। तीसरी बात, कंटिन्यूस ऑपरेशन, कि आप इनको कंटिन्यूस चला सकते हो, जबकि थर्मल प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इनको ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फ्यूल डालोगे उतना ज़्यादा चलता रहेगा, जितने देर तक आपको फ्यूल की सप्लाई देते रहोगे ये चलता रहेगा। और चौथी जो बात है इसके अंदर वो ये है कि फ्यूल सेल्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट पर काम करते हैं, इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आयरन डज नॉट रस्ट इवन इट जिंक कोटिंग इज ब्रोकन इन गैल्वनाइज पाइप, ठीक है ना। आयरन डज नॉट रस्ट, कि गैल्वनीकृत पाइप में जिंक की परत खंडित होने के उपरांत भी लोहे में जंग नहीं लगता। तो देखो भैया क्यों नहीं जंग लगता, देखो जब आप गैल्वेनाइज पाइप लोगे, गैल्वेनाइज पाइप, तो हमको पता है कि आयरन का जो जिंक है उसका EMF वैल्यू आयरन से अधिक होता है। ये आपको 10th क्लास में भी सिखाया है, जिंक कैन रिप्लेस द आयरन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट EMF डिफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन है उससे पहले जिंक रिएक्ट कर जाता है, जिंक क्या करता है, आयरन से पहले रिएक्ट कर जाता है। मान लो कि ये लोहा है और इस लोहे के ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी, तो इस लोहे से पहले जिंक रिएक्ट कर जाएगा, और जिंक जो है यहाँ पर वो किसकी तरह काम करता है, सैक्रिफिशियल एनोड की तरह काम करता है, सैक्रिफिशियल एनोड की तरह काम करता है। इसे अपन बोलते हैं बलिदानी एनोड, ठीक है, हिंदी में। मोर रिएक्टिव होता है देन आयरन, क्यों, क्योंकि Zn2+ से Zn का जो पोटेंशियल होता है वो -0.676 वोल्ट होता है, और आयरन 2+ से आयरन का जो है वो लगभग -0.44 वोल्ट होता है। तो Zn यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, और सेक्रीफाइस करने की वजह से वो ऐसा कर देगा, ठीक है जी। इसका यही आंसर है, ज़्यादा कोई बड़ा आंसर नहीं। तीसरा देखो, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डायरेक्ट करंट इज़ नॉट यूज्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट करंट आप क्यों यूज़ नहीं करते, ठीक है। जब आप DC का प्रयोग करते हो, मान लो कि मेरे पास ये सेल है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और मैंने इसके अंदर डाला NaCl, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा। और होगा क्या कि अगर आपने DC को यूज़ किया तो जो आयंस हैं, आयंस जो हैं वो एक्यूमुलेटेड होना चालू कर देंगे एट इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो आयंस है वो यहाँ इन इलेक्ट्रोड्स पर जमा होना चालू कर देंगे, ठीक है। और जो जमा करना चालू कर देंगे, इससे जो हमारा मेन उद्देश्य है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, वो तो पूरा ही नहीं होगा। जबकि AC करंट से ऐसा नहीं होता, क्योंकि AC अल्टरनेटिव करंट होता है, वो स्विच कर देगा इन दोनों को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इट विल स्विच AC करंट विल। और दूसरी बात,
एक इफेक्ट जनरेट होगा जिस इफेक्ट का नाम है पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है ना। पोलराइजेशन इफेक्ट क्या कहता है कि जब आयंस एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, तो इनका जो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस है, वो आपका सही नहीं होगा। और मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस जब सही नहीं होगा तो हमको डीसी के अंदर सही जानकारी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई डीसी इज नॉट यूज्ड फॉर experimental determinations of electrolytic conduction. This is the basic reason.